नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आज हम बात करेंगे गर्मी की शिद्दत में कैसे हम अपना ख्याल करें। सबसे अहम बात यह है कि बुजुर्गों और ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं उनका किस तरह से हमें ख्याल रखना है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक बहुत ही ख़ास मेहमान, हमारे ख़ास डॉक्टर, जिनसे हम कुछ अहम टिप्स आप तक पहुँचाएंगे। और आज हम मुलाकात करेंगे जम्मू के मशहूर समाजी कारकुन शेख ज़हूर अहमद साहब से। जी हाँ, शेख ज़हूर अहमद साहब जिन चेयरमैन हैं जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के, सदर हैं मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट के। और सबसे अहम बात यह है कि ज़हूर साहब ने जो कोरोना का एक मुश्किल दौर था, उस दौर में तमाम तर कम्युनिटी को मिलाकर बहुत ही खास फलाही काम अंजाम दिए हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वो मुश्किल दौर निकला। अब चूंकि एक अच्छा वक्त हम सभी देख रहे हैं, तो उन समाजी कामों को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह से हम समाज के हर तबके को साथ लेकर चले, जो कि आज की बेहद अहम ज़रूरत है। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ हम अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। चलिए हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण शाह मौजूद हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, शेख ज़हूर अहमद साहब जो कि सोशल वर्कर हैं। दोनों खास मेहमानों का हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही हम शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले क्योंकि गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत हम देख रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मी की इस शिद्दत में किन खास बातों का ख्याल रखना है इन जनरल। मौसम में इस बात का ध्यान रखना है, खासकर बच्चों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से अभी जो बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं उनको कै दस्त की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है जी। तो ये कै दस्त जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं या डायरिया बोलते हैं या डायरिया वोमिटिंग बोलते हैं, इसका मेन कारण जो है गंदगी से है या बाहर के खाने पान से है। हम लोग हमेशा इसी बात को गांव-गांव में जाकर के भी ये बात बोलते हैं कि हैंड वॉशिंग यानी कि हाथ की सफाई पर विशेष ध्यान दें, घर की सफाई पर विशेष ध्यान दें, घर साफ सुथरा रखें। पानी जो है 2 साल से नीचे के बच्चे को पानी उबाल के ठंडा करके पिलाएं। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिलाएं, घर का बना हुआ ताजा खाना खिलाएं। खाना बनाने के पहले, खाना परोसने के पहले और खाना मतलब कि खाने के पहले जी जी, और टॉयलेट से लौटने के बाद पानी और साबुन से हाथ अवश्य धोए। ऐसा देखा गया कि हैंड वॉशिंग जो है एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, एक बहुत ही कामयाब मतलब कि तरीका है जिससे कि कै दस्त की बीमारी या कोविड जैसी बीमारी या बहुत सारी बीमारी से बहुत ज्यादा संक्रमण से बचा जा सकता है। तो बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाएं, ताजा खाना खाएं, सफाई रखें, बाहर का खाना नहीं खाएं और पानी खूब पिएं और बेवजह अनावश्यक मतलब बच्चे या बूढ़े जो भी हैं इस गर्मी में बाहर नहीं निकले। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है डॉक्टर अरुण शाह के, धूप से जितना बच सके बचे, क्योंकि ये धूप जो है बहुत नुकसान कर रही है। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान जम्मू के मशहूर समाजी कारकुन शेख ज़हूर अहमद साहब भी मौजूद हैं। ज़हूर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और जिस तरह से हमने देखा कि आपने बहुत अहम काम अंजाम दिए हैं, खास तौर पर पूरी जो कम्युनिटी है उसको करीब लाने के लिए एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा सा हम अपने नाजरीन तक भी पहुंचाना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने इतने अहम काम समाजी तौर पर अंजाम दिए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को यहाँ पे टाइम दिया। आपको पता है कि पिछले 2 साल जो है, लगभग 2 से थोड़ा ज्यादा ही कोरोना का जो कार्यकाल निकला है 2 सालों का, तो वो बहुत ही मुश्किल वक्त था हम लोगों के लिए, हमारे क्या पूरी कम्युनिटी और पूरे मुल्क के लिए एक मुश्किल दौर गुजरा है। जैसे हमारी जिंदगी जो है 2 साल जो हमारी जिंदगी है वो कम हो गई है, मेरे से दिखता है, क्योंकि कोई काम काज नहीं था। तो उसमें जो सबसे सफरिंग लोग थे जो कोरोना के बीच में, वो मजदूर, गरीब लोग और जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो शुरू में तो हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा जो वो एक इनिशिएटिव लिया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हमने एक टीमें जो थी वो अपनी बनाई और
लोगों की सहायता से, जो लोग पैसा दे सकते हैं उनकी मदद से हमने हर जगह पे पैसा जिसको जरूरत थी वहां पे, और राशन हर जगह, ये नहीं किया कि हमने उनको कहीं बुला के और वो दिया गया। हम लोग खुद वहां जाते थे, एक एरिया में जाना, वहां किसी कास्ट का क्वेश्चन नहीं था। बेशक हमारा जो प्लेटफॉर्म है एक रिलीजियस नाम तो देता है, लेकिन हमारा जो काम है वो सारी कम्युनिटीज के लिए होता है। बेशक बेशक। तो हम कहीं भी जाते थे तो हम जो जब भी जाते थे वहां हम ये नहीं देखते कि ये कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में जिस मोहल्ले में जितने लोग होते थे जी, हम उनके घरों में नाक करते थे और सामान छोड़ के वहां से हट जाते थे, और फोटो सेशन या दूसरी चीजों से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड रखते थे, ताकि वो कई लोगों में एहसास होता है कि भाई वो हो सकता है कि वो फोटो के सामने आए या ना आए। तो एक बहुत बड़ा जो काम था वो लाखों के हिसाब से जो रुपया लोगों ने हमें डोनेट किया, फिर हमने आगे लोगों में जाके तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एक बहुत बड़ा जो था वो काम हमने उस वक्त किया जी। तो अब क्योंकि लॉकडाउन अब खत्म हो गया और हम तो अपनी ये अभी रमजान खत्म हुआ है उसमें भी दुआएं की, ईद पे भी दुआ की बिल्कुल, कि हमें इस बीमारी से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारी स्टेट को, हम सब लोगों को इस बीमारी से बचाए। तो फिर भी ये ऊपर वाले का शुक्र है कि काफी हद तक कम हो गया, लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ कोरोना। तो लिहाजा मेरी फिर आपके चैनल के जरिए ये लोगों से अपील रहेगी कि वो एहतियात जरूर करे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसके साथ साथ वो अपने जो डॉक्टर्स की जो सलाह है उसके ऊपर चले, मास्क पहने या दूसरी चीजें। तो इसके साथ साथ हम लोगों का ये तो एक मसला था कोरोना के साथ, लेकिन हमारा जो नेचुरल जो वर्क होता है वो हमारा एक तो अपनी कम्युनिटी के सारे जितने भी काम है, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी उसमें शिया सुन्नी या मिल के, तो हम अपनी जो दूसरी जैसे रिलीजियस है, हमारे अपने हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, या उनके साथ मिल के तो जम्मू के हालात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त। तो उसमें हमारा ये एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी हुई है जो कि हर फिरके के साथ, हर तबके के साथ हमारा एक जुड़ा हुआ है कि जैसे ही कोई ऐसी वारदात हो तो हम एकदम सब रिलीजियस को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं ताकि जम्मू के हालात को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल। तो और अभी आपने देखा कि ईद के बाद अभी था हमने कि भाई पहले तो हम लोग एक लावारिस की तरह थे, क्योंकि औकाफ का एक हमारा बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका बड़ा रोल रहता है गरीबों की मदद के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने एक वक्फ बोर्ड बना दिया है। तो वक्फ बोर्ड आने के बाद हमारे जो काफी जो कुछ मसाइल जो हम अपने लेवल पे कर रहे थे, अब वो वक्फ बोर्ड ने अपने जुम्मे भी ले लिए हैं। जी जहूर साहब, आपसे हमारी बातचीत जो है वो लगातार जारी रहेगी, और जिस तरह से हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण मौजूद हैं, खासतौर पर चूंकि बच्चों के ताल्लुक से आज हम यहाँ उनसे खास राय जानना चाह रहे हैं। और डॉक्टर अरुण शाह हमारे साथ बहुत ही मशहूर जम्मू के समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट शेख जहूर अहमद साहब मौजूद हैं। और जिस तरह से अभी जहूर साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से एक सवाल कर सकता हूँ कोई? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जहूर साहब। तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करता हूँ, क्योंकि हमारे मदरसे बहुत जम्मू में मदरसे होते हैं, उसमें छोटे बच्चे जो ज़ेर तालीम होते हैं जी, तो क्योंकि वो एक एक रूम में जो है 8-8 बच्चे होते हैं, तो क्योंकि उनको हम जो है बोर्डिंग लॉजिंग जो है वो मदरसों में फ्री दी जाती है जी। तो इस वक्त गर्मी के मौसम में अभी तो हमने थोड़ी देर छुट्टियां की हुई हैं क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं, उसके बाद वो बच्चे आ जाएंगे अपने क्लासेस में। तो हमें क्या क्या एहतियात तो उनके लिए करनी है और क्या क्या अगर कोई ये सजेशन हमें दे ताकि हम उसी ढंग से अपने वो मदरसों को जो है डालें उस। जी बिल्कुल जहूर साहब, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमारे डॉक्टर अरुण शाह जी से पूछी और आपकी बात हम उन तक ज़रूर पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर अरुण शाह, आपसे हमारे जो ख़ास गेस्ट हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे मदरसे में हैं, एक साथ बहुत सारे बच्चे साथ में रहते हैं, तो किन ख़ास बातों का इस तरह से स्कूल क्योंकि अब खुलने वाले हैं वहाँ पर ख्याल रखा जाए? और बहुत अच्छी उन्होंने ये बात पूछी है ताकि तमाम नाजरीन तक ये बात पहुँचे। डॉक्टर अरुण शाह, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या बच्चों को जब वो क्लस्टर्स में या ग्रुप में रहते हैं जैसे, तो निश्चित रूप से कुछ एहतियात बरतने की जरूरत होती है। जैसे माना कि
ऐसा नहीं है कि कोविड बच्चों में नहीं होता है। तो सरकार ने अब तो एज लिमिट घटा करके 5 साल से ऊपर के लोग बच्चों को कोविड वैक्सीन देने की अनुमति दे दी है। तो जरूरी है कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए हर बच्चों को कोविड का टीका दिलाना चाहिए। जो सरकार की जो अपनी गाइडलाइंस है उस हिसाब से वैक्सीन दिलाएं। पहले तो क्या 18 साल से ऊपर के थे, लेकिन अब घटते घटते 5 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा रहा है। और इसमें हमारा यही सलाह है कि जो बच्चे, खास करके अगर स्कूल खुलता है या मदरसा खुलता है या जहां पर भी बच्चे इकट्ठे होते हैं, उनको मतलब कि कोविड वैक्सीन दिलाएं ताकि वो संक्रमित ना हो। और वो अगर संक्रमित होते हैं तो फिर क्या है कि घर पर आकर के संक्रमण करेंगे। जैसा इन्होंने सही बताया कि हमारी महामारी अभी निश्चित रूप से काफी कमी आई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। एहतियात बरतने की इसलिए जरूरत है क्या कि अभी भी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जो है अभी भी उसको वैक्सीन नहीं पड़ा है। और वायरस का ये नेचर होता है कि जब भी वो नया संक्रमण किसी दूसरे शरीर में इंटर करता है तो म्यूटेट करता है। जैसे आपने देखा है कि पहले वुहान स्ट्रेन से शुरू हुआ तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन पर आकर रुका हुआ है। ओमिक्रॉन के भी इतने सारे वेरिएंट हैं, B1, B2, B4, B5। कहने का मतलब है आने वाले समय में इस बात की का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि कौन सा वायरस कितना विरुलेंट होगा, कितना ट्रांसमिसेबल होगा। जरूरी है कि अगर हमारे देश में केसेस हैं, लेकिन उस अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन इसलिए नहीं है कि हमारे देश में एक डबल जो कहते हैं ना है, दोहरा सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है हमारे पास। सुरक्षा कवच का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को वैक्सीन पड़ चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसको कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी। और अब जरूरी है कि अगर बच्चों में भी अगर वैक्सीन दिलाया जाए तो निश्चित रूप से संक्रमण की बढ़ने की रफ्तार और कमेगी। और वैक्सीन दिलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भले वो उसको संक्रमण हो, लेकिन वो अस्पताल में जाने की उसकी नौबत नहीं आती। ये देखा गया है। ओमिक्रॉन में जो तीसरी लहर आई उसमें आपने ये महसूस किया हुआ कि बहुत सारे के लोग बीमार पड़े, घर में इलाज हुआ, ठीक हो गए। तो ये जो बच्चे लोग जो हैं, जो इकट्ठा होने के पहले ये हम सुनिश्चित करें कि उनको हम वैक्सीन दिलाएं। नॉट ओनली कोविड वैक्सीन, बल्कि जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिन्होंने नहीं दिलाया है, वो अपना शेड्यूल वाले वैक्सीन को जरूर दिलाए। क्योंकि इस समय कोविड वैक्सीन के चलते दुर्भाग्य से जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। बहुत बच्चे नहीं दिला पाए हैं क्योंकि सब स्कूल बंद थे, वैक्सीन सेंटर बंद थे। अब जरूरी है कि टीकाकरण के माध्यम से उन बच्चों को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर अरुण आपने बताई है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि खास तौर पर बच्चों का हम किस तरह से खास ख्याल रखें, गर्मी में पानी उनको देना है, धूप से उनको बचाना है और कोरोना को भी हमें नहीं भूलना है। और यही हमारे इस खास प्रोग्राम का मकसद भी है, ये बताना कि कोरोना से लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। हमारे साथ शेख जहूर अहमद साहब भी मौजूद हैं। शेख जहूर साहब, जिस तरह से मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, एक बहुत अच्छी चीज ये निकल कर सामने आई थी कि आज जिस तरह से समाज में हम सबको जरूरत है, हमें एक ऐसे सोशल सिनेरियो की जरूरत है जब हम सब एक दूसरे की भलाई के लिए काम कर सकें। हम जात पात मजहब से हमें ऊपर उठकर काम करना है, तभी हमारा ये मुल्क जो है वो तरक्की कर पाएगा। बहुत अच्छी चीज ये आपने शुरुआत एक की है कि सभी लोगों को आप साथ लेकर चल रहे हैं, तालीम की अहमियत पर भी आप खास जोर दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू में जिस तरह से आपके तमाम काम हो रहे हैं, तो क्या वहां पर और अभी आपको लगता है कि जरूरत है, खास तौर पर नौजवानों को किस तरह से आपके इस काम के साथ जुड़ना चाहिए? मैं इसके ऊपर आपको एक दो मिसालें दे सकता हूं जिसपे हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जी, एक तो हम ड्रग्स के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी। तो जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि बच्चे कुछ ज्यादा पढ़ लिख के हैं, तो जब ज्यादा डिग्रियां फ्रस्ट्रेशन में जाके तो कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है। तो एक तो हमें उनको थोड़ा सा ला रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, तो ड्रग्स की तरफ। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैं एक चीफ पैटर्न हूं, एक राइजिंग क्लब है बिश्ना में जी। तो उसके इस वक्त तक कोई 2900 यूथ है जिनकी एज जो है वो 26 से नीचे है। 2900 मेंबर हैं उसके जिनकी एज जो है 26 ईयर से नीचे है, और सब के ने ये कसम खाई हुई है कि वो ड्रग्स से दूर रहेंगे।
तो हमने एक शुरुआत की थी वहां से बिश्नाह से, एक 50 लड़कों से शुरुआत की थी। आज 2900 बच्चे जो हैं वो ये कसम खा चुके हैं कि आज के बाद जो है वो ड्रग्स को हाथ नहीं लगेंगे। अब हमने उनके आगे सब ग्रुप बनाने शुरू कर दिए हैं कि ताकि वो फैलाव जो है वो एक पूरे जम्मू में हम इस तरह का क्लब्स को आगे बढ़ाते जाए, जिसमें बच्चे जो है वो कसम खा के ये कहे कि हम ड्रग्स से दूर रहेंगे और खेलों के मैदान की तरफ आएंगे, किताबों की तरफ आएंगे और अच्छे कामों की तरफ आएंगे। तो जिस वक्त वहां पे कोई वो कास्ट कलर और उसकी कोई वो नहीं है, सिर्फ उनको एक बुक के ऊपर कसम ले ली जाती है कि आज के बाद आप जो है ड्रग्स से दूर रहेंगे। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि हमने गवर्नमेंट को भी कहा है कि अगर हम इसी ऐसे क्लब्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दें तो ड्रग्स का काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने बताऊं कि जैसे रिलीजियस, अभी आपने रिसेंटली अभी रामनवमी का जुलूस जैसे वो शोभा यात्रा निकलती है, तो मैं आपको बता दूं शहीदी चौक से लेके तो कटिंग मंडी तक हम दोनों किनारों पे खड़े होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, जबकि हम ये सुन रहे होते हैं कि फलानी जगह ये हो गया, वहां वो हो गया। तो अगर हिंदुस्तान में किसी को अगर मिसाल लेनी है, भाईचारे की कोई मिसाल लेनी होती है, तो अगर उसका वीडियो अगर हम शेयर करें तो जिसमें हमें ये लगता है कि एक जैसे मेला होता है ना, जिसमें मतलब कि हर कलर के फूल होते हैं, हर कलर के लोग होते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं जी। तो उस शोभा यात्रा में पूरे मुसलमान और क्रिश्चियन, सिख्स और जो शोभा यात्रा के साथ हमारे हिंदू भाई आते हैं, वो सबसे ज्यादा आनंद जो है वो शहीदी चौक से लेके जो इतना हमारा एरिया तो मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, वो जब उसमें से गुजरते हैं तो वो सोचते उस वक्त उनका जो वो मारे होता है वो कम से कम भी 100 गुना मोरल जो है वो बूस्ट हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो भी नहरे हैं उनके साथ हम बराबर शरीक होते हैं, उनके साथ हर जगह की फैसिलिटी जो है हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक समा लगता है कि वाकई हम एक हिंदुस्तान में एक ऐसे गुलदस्ते में रहते हैं जहाँ पे भाईचारे की को फरोग देते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक तरीकाकार है कि ईद हो तो हम ईद मिलन करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ईद मिलन में हमारा ये रहता है कि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को बुला लिया जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू जो सिविल सोसाइटीज के जितने भी लोग हैं जी जहूर साहब, जो परमानेंट लोग हैं, उनको बुला लिया जाता है। 200-250 लोग वो हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वही होती है। तो कोई तो खुदा न खास्ता अगर हमें कोई गिला होता है एक दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ, तो वहां हम स्पीचें नहीं करते हैं, मतलब कि कोई डैश नहीं लगाते कि स्पीच करनी है। हम वहां बैठ जाते हैं सारे आपस में, तो हम बात करते हैं कि यार वो वहां पे ये हुआ था, तो यार उसका ये रिजल्ट आना चाहिए था, ये गलत हुआ। तो जिसकी तरफ से ये बात, अगर हमारी तरफ से कोई बात गलत होती है तो हम सारी कहते हैं यार आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम इस पर ध्यान रखेंगे। तो दोनों कम्युनिटीज बैठ के उसके बाद जो ये सारा जो है वो टेबल्स के ऊपर बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठ के ये सारी चीजें तय होती हैं। तो उसके बाद फिर वो उसके बाद हम डिनर्स करते हैं। इसी तरह फिर हम दिवाली मिलन का भी कर लेते हैं, इंतजाम करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि सारी कम्युनिटीज को इकट्ठा करके हम अपने शहर, अपने मुल्क, अपनी स्टेट को जो है आगे बढ़ाएं और पीस की तरफ लेके चले, ना कि नफरत की जो आंधी चली हुई है उसमें कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इसमें एक बात और भी मैं आपको कहूं कि कुछ लोगों का ऐसे है कि मैं जो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो कुछ लोग जो है वो हमें बड़ा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जम्मू एक ऐसा शहर है, जम्मू एक ऐसा गुलदस्ता है जिसको जितनी तोड़ने की कोशिश की, जबकि आप देख सकते हैं कि 30-35 साल से जम्मू JND के एक टर्माइल से गुजर रहा है, लेकिन जम्मू के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको वार्न भी करूंगा कि वो हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें। वो बजाय इसके कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंड्स लेके वो कंस्ट्रक्टिव माइंड लेके हमारे साथ आए, ताकि सोसाइटी में हर रिलीजियस का, हर गरीब का, हर जो जरूरतमंद का जो है भला हो सके। तो हमारा यही है कि हर कम्युनिटी को जोड़ के हम जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं वो सारी कम्युनिटीज को भी है। अभी मैं आपको एक रिसेंट वाकया बताता हूँ, बड़ा शॉर्ट, शायद आपको पता होगा कि रेजेंसी रोड में पिछले दिनों एक आग भड़क उठी थी, बहुत ज्यादा आग लगी थी गुदाम। तो उस गुदाम में जो वहाँ के जो वर्कर्स थे जी, ये हमें भी नहीं पता। ये मैं आपको बताऊं कि जो वर्कर्स थे वो कौन थे ये किसी को नहीं पता जी। तो नेक्स्ट डे जब आग लग गई तो उसके दूसरे दिन की बात है, तो मेरे को एक फोन आता है किसी ऑफिसर का कि वहां पे जितने भी वर्कर्स थे वो उनमें से जो 4 फौत हो गए, 5 की डेथ हुई थी। एक मालिक हिंदू थे, 4 जो है वो मुस्लिम है।
जी। तो वो जो सारे ही मुस्लिम थे। देखिए अब खूबसूरती जम्मू की देखिए कि क्या है, हमें पता नहीं है, वो बाहर बैठे हैं, उनके पास उनका सामान जल चुका है, उनके पास खाने के लिए है। हमारे सामने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जी। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले आए, उन्होंने उन सबको लिया और चर्च में ले गए। चर्च उन्होंने खोल दिए, वहां पे उनको बेडिंग, उनके खाने का, उनके जो अस्पताल में लोग थे उनको अस्पताल में खाने पीने का इंतजाम। मेरे को जब पता चला, मैं फिर चर्च में खुद गया, मेरी टीम गई, सारे लोग गए, हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने बाहर से आए। तो किसी ने मजहब का नहीं पूछा, ये इंसानियत का है, ये जम्मू में ये भाईचारा है सारा। तो हम इसी भाईचारे को बढ़ा के आगे लेके जाना चाहते हैं। नफरत की जो ये चली हुई है, हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपसी मोहब्बत से ही इस नफरत को ख़त्म किया जा सकता है। और जम्मू तो ख़ास मिसाल रहा है अपनी तहजीब व सखाफ़त के लिए, अपने कल्चर के लिए, पूरे हिंदुस्तान में ख़ास पहचान जम्मू की रही है। और इसीलिए आपसे आज हम ये तमाम बातचीत अपने नाज़रीन तक भी पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ बच्चों के डॉक्टर अरुण शाह जी भी मौजूद हैं। अरुण शाह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम गर्मी की बात कर रहे थे और कुछ दिनों के बाद हम ये भी देखेंगे कि मौसम जो है वो बदलता है, और अक्सर क्या होता है कि या तो एसी से या फौरी तौर पर कूलर से अक्सर बाहर आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। उससे हम किस तरह से बचाव करें, खास तौर पर अपने बच्चों का? इसके पहले जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सोशल वर्कर शेख जहूर साहब, सोशल वर्कर, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। जी सर। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और मेरा विश्वास है कि मेरी भी उम्र जो है, मैं 40 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और मेरे यहाँ 50% लोग हर मजहब के हैं। और मुझे आज भी लगता है कि जो कॉमन आदमी जो है, जो हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो अपना परिवार चलाना चाहता है, राजी खुशी से चलाना चाहता है, वो नहीं चाहता है किसी झंझट में पड़े। लेकिन ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि आग लगाने में है, चाहे किसी धर्म के हो, जो कि लोगों को भड़काते हैं और लोगों को मतलब भड़काते हैं। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उनकी। वो समाज में सिर्फ इन्फ्लेमेटरी स्पीच देते हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो हैं, हम समझते हैं 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अमन और चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मुट्ठी भर, जो हर धर्म में है, जो कि अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। मेरा अपना ये मानना है, और उनको आइडेंटिफाई करना है, इनको आइसोलेट करना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये मैं इनकी बात को समर्थन करते हुए बोल रहा हूँ। मुझे बात बिल्कुल सही लगी कि जम्मू अगर गुलदस्ता है, तो देखिए पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही माहौल होना चाहिए जैसा माहौल वहां का है। और ज्यादा लोग अमन शांति में रहना चाहते हैं। हर आदमी मिडिल क्लास फैमिली का हो चाहे जो भी है, उसको चाहिए कि अपने घर के बच्चों के सुरक्षित रहें, उनको एजुकेशन, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनकी घर गृहस्थी चले। वो ये सब धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, जात और मजहब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि अपने हित के लिए, अपनी पार्टी के लिए ये ऐसी बातें। डॉक्टर अरुण शाह जी, आपसे और जनाब शेख जहूर अहमद साहब से हमारी बहुत ही दिलचस्प बातचीत जो है यकीनन आगे भी जारी रहती, लेकिन चूंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता, इसलिए हम अपने दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाजरीन को दिया। और नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी यही इख्तिताम पजीर होता है। इजाजत दीजिए, आदाब। बहुत शुक्रिया।